आज आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह में भाषण देंगे पीएम। ब्रह्म कुमारियों के साथ पहलों को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाली पहलों का अनावरण किया जाएगा, जिसमें 30 से अधिक अभियान, 15,000 से अधिक कार्यक्रम शामिल हैं। यूपी के सहारनपुर में 2014 में हुई गुरुद्वारा हिंसा के मामले में आरोपी मोहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर शुरू हुआ घमासान थमता नहीं दिख रहा। बीजेपी तो इस फैसले पर पहले से ही हमलावर है। और अब सहारनपुर में हुई गुरुद्वारा हिंसा के पीड़ितों ने भी मोहर्रम अली पप्पू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनको समाजवादी पार्टी में शामिल करवाए जाने पर सवाल उठा दिए। इससे यह साबित होता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो दंगाइयों के साथ है। वहीं मामले पर विवाद गर्माता देख मोहर्रम अली पप्पू की भी सफाई सामने आई और उन्होंने हिंसा के मामले में सिख समुदाय के साथ समझौता होने की बात कही। 10 मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे पे लगे थे। योगी जी की सरकार में मुझे सर्टिफिकेट मिला बेगुनाही का। हालांकि उनकी ये दलील सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के सिख समुदाय से जुड़े कार्यकर्ताओं को ही रास आती नहीं दिखी और उनके विरोध में इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद बीजेपी को एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर लेने का मौका मिल गया। और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सहारनपुर में सिख समुदाय के कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बहाने उन पर हमला बोला। दंगा कराओ, लोगों को भड़काओ, वोट पाओ, इस राजनीति के लिए उन्होंने इस्तकबाल किया है मोहर्रम अली पप्पू का। वहीं खुद पर हमले तेज होते देख मोहर्रम अली पप्पू ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साबित करने की चुनौती दे डाली। मैंने किसी समाज के किसी आदमी को गाली दी या मैं वहां था, ये साबित कर दे तो अपना गला अपने हाथ से काट लूं। हालांकि पुलिस उनकी इस दलील से इत्तेफाक नहीं रखती। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो अब भी हिस्ट्री शीटर हैं और उन पर करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। देश में कोरोना की रफ्तार में थोड़ी तेजी आई है। दिल्ली में भी पहले के मुकाबले कोरोना केस में तेजी देखने को मिली है। जहां 18 जनवरी को दिल्ली में 11,000 से ज्यादा केस थे, वहीं आज दिल्ली में 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा है। मुंबई में भी 6,000 से ज्यादा केस आए हैं। वहीं बात करें यूपी की तो 17,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। देश में 2,82,000 केस सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी इस बात का ऐलान नहीं हुआ है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़ की जनता से राय लेने की बात कही, जहां से वो अभी लोकसभा सांसद हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। वहीं बीजेपी ने अखिलेश के लिए अभी तक विधानसभा सीट तय नहीं होने की वजह बताने में देर नहीं लगाई। अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं। सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। इससे पहले 2012 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव विधान परिषद के सदस्य रहे थे। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई। खबर है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर नजर रखने और उससे जुड़ी खुफिया जानकारी साझा करने के लिए चीन की सेना और पाकिस्तान की सेना के बीच हॉटलाइन सेवा शुरू करने की तैयारी है। हॉटलाइन टेलीफोन की तरह होता है, लेकिन उसमें बात करने के लिए कोई नंबर डायल नहीं करना होता है, बल्कि रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ फोन लग जाता है और इसे 2 देशों के बीच कम्युनिकेशन के सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। और हॉटलाइन पर होने वाली बात को रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता, जिसका मतलब यह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों को ही अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ी जानकारियां लीक होने का खतरा लग रहा है। इसलिए दोनों देशों की सेनाएं आपस में हॉटलाइन सेवा शुरू करने की तैयारी में है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान में इस हॉटलाइन का सेटअप इस्लामाबाद में किया जाएगा, जबकि चीन की सेना के लिए खुंजरा पास, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बॉर्डर क्रॉसिंग मानी जाती है, वहां हॉटलाइन का सेटअप किया जाएगा। अमेरिका, जर्मनी और इजराइल समेत कुछ देशों में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकारें बच्चों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज दे रही है। हालांकि डब्ल्यूएचओ की टॉप वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या विश्वनाथन ने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि स्वस्थ बच्चों और किशोरों को वैक्सीन का बूस्टर डोज देने की आवश्यकता होगी। दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर डोज पर तैयारी चल रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि हर वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण में बदलाव किया जाए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव सदर से बीएसपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही इस मामले में उनके कई समर्थकों पर भी कार्रवाई की गई।
क्योंकि आरोप है कि बीएसपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह ने आचार संहिता के उल्लंघन के साथ ही कोरोना नियम भी तोड़े। पुलिस को उन पर यह कार्रवाई तब करनी पड़ी जब उन्होंने अपने समर्थकों के साथ वहां जनसभा की। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई थी। इसके बावजूद देवेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ वहां चुनाव प्रचार किया। लोक प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर है कि इस कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग की टीम ने इस पर एक्शन लिया। मौलाना तौकीर रजा ने आतंकी हमलों पर आपत्तिजनक बयान दे दिया। अपने भड़काऊ बयान से चर्चा में आए तौकीर रजा ने इस बार बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। आज भी जितने बम विलास हुए हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किए गए हैं। आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रच के मुसलमानों के लिए, हिंदू समाज के दिलों में नफरत पैदा करने के लिए वो बम विलास खुद किए। जैसे ही तौकीर रजा ने यह बयान दिया, बीजेपी भड़क गई और उसने न केवल तौकीर रजा पर बल्कि कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा। अब तौकीर रजा सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह के मन की बात करते हुए ही पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस की कलह फिर खुलकर सामने आ गई। इस बार पंजाब के मंत्री राणा गुरजीत सिंह की पार्टी से निकालने के लिए कांग्रेस के 4 विधायकों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख डाली, जिसमें पंजाब सरकार के मंत्री राणा गुरजीत सिंह पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया गया और दलील ये दी गई कि पंजाब की सुल्तानपुर लोधी सीट से उन्होंने अपने बेटे राणा इंद्र प्रताप सिंह को निर्दलीय चुनाव में उतार दिया, जबकि इस सीट से कांग्रेस ने विधायक नवतेज सिंह चीमा को उम्मीदवार बनाया है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी में राणा गुरजीत पर फगवाड़ा, जलंधर उत्तर और बांगा जैसी सीटों पर भी कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। हालांकि राणा गुरजीत सिंह ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। लोगों ने उन्हें जाके लेके आए हो तो और तेरे उल्ट खड़ा किया। इसके साथ ही राणा गुरजीत ने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को सलाह दी कि पार्टी के जीत के लिए वो लोग मेहनत करें। यूपी के मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी को प्रचार के समय मनवरपुर गांव में विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी के विरोध का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखा कि जब बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी प्रचार के लिए अपने इलाके के मनवरपुर गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। लोगों का विरोध बढ़ता देख उनके सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों पर इसका कोई असर होता नहीं दिखा। विरोध करने वालों में 1-2 नहीं बल्कि उस गाँव के ज्यादातर लोग इस वीडियो में नजर आए। बताया गया कि विक्रम सैनी अपने समुदाय की एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पहुँचे थे, लेकिन किसी बात पर ग्रामीणों की उनसे कहासुनी हो गई, जिस पर बीजेपी प्रत्याशी ने सफाई देने में देर नहीं लगाई और उन्होंने समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार राजपाल सैनी के समर्थकों पर ग्रामीणों को उकसाने का आरोप मढ़ दिया। 2 लड़कों ने शराब पी रखी थी, केवल वही बोल रहे थे, विरोध उन्होंने ही किया। वे पहले भी राजपाल सैनी के साथ थे, अब भी राजपाल सैनी के साथ। लोगों का गुस्सा जब शांत नहीं हुआ तो विक्रम सैनी को बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर वहां से जाना पड़ा। दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक पर विवादास्पद बयान के मामले में केस दर्ज हो गया। उन पर चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने वोटरों को लुभाने के चक्कर में विवादास्पद बयान दे डाला। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ जिसके बाद उनके विरोधी और आरएलडी उम्मीदवार ने उनके इस बयान का जवाब उसी अंदाज में दे दिया। अपनी मर्यादा ना लागे कि हमारा नाम भी मदन भैया है। इस बीच चुनाव आयोग सख्त हो गया और बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन इसके बाद भी वो अपने बयान पर अड़े रहे। बयान गलत कैसे था? बिल्कुल सही बयान था। इससे पहले योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर आरोप लगा चुके हैं कि उन्होंने लोनी से बाहुबली को टिकट दिया है। बिहार के बेगूसराय से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां मुर्गों से लदी एक गाड़ी नेशनल हाईवे 28 पर हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद वहां लोगों के बीच मुर्गे लूटने की होड़ मच गई और जिसके हाथ जितने मुर्गे लगे वो उतने मुर्गे लेकर वहां से चलता बना। बताया गया कि मुर्गों से लदी ये गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई और वो सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी, जिसकी जानकारी मिलते ही आसपास के लोग वहां पहुंचे और मुर्गे लूटने में जुट गए। इस काम में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे कोई भी पीछे नहीं रहा। जिसको भी मौका मिला वो पलटी हुई गाड़ी पर चढ़ गया और पिंजरों में बंद मुर्गों को निकालने लगा। किसी के हाथ एक मुर्गा लगा तो किसी के हाथ 2 और कोई तो दोनों हाथों में मुर्गों को लेकर वहां से भाग निकला। देखते ही देखते मुर्गों से लदी गाड़ी कुछ ही मिनटों में पूरी खाली हो गई और कुछ लोगों को खाली हाथ ही वहां से लौटना पड़ा।
मध्य प्रदेश में शराब सस्ती होने पर घमासान हो गया। मध्य प्रदेश में शराब सस्ती होने पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। एक दिन पहले ही शिवराज सरकार ने नई शराब नीति का ऐलान किया था, जिसके तहत देसी और विदेशी शराब की कीमतें घटा दी गई थी, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधा। किस दृष्टि से बनाई है कि लोगों को पिलाओ, हाँ, नशे में रखो, ताकि उनको सच्चाई न समझ आए। इस हमले का जवाब देने के लिए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सामने आए। ये वही कमलनाथ है जो कि महिलाओं के लिए अलग से शराब बेचने वाले थे। दिल्ली के हरिनगर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। बताया गया कि आग वहां लगे बिजली के मीटरों की वजह से लगी। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने तुरंत इस आग को बुझा दिया। मुंबई की लोकल ट्रेनों के महिला डिब्बे हाईटेक कैमरों से लैस होंगे। महिला यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के मकसद से मध्य रेलवे लोकल ट्रेनों के सभी महिला डिब्बों में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी में। 2023 तक सभी महिला डिब्बों को जो लोकल ट्रेनें चलती हैं सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया जाएगा। इन सभी कैमरों को एक कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा और हर महिला डिब्बे पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। कंट्रोल रूम में उसको देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है और कहीं पे भी उनको अगर कोई सस्पेक्टेड मूवमेंट नजर आई तो वो तुरंत जो है एक्शन भी ले सकता है। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत के साथ तीसरे दौर में पहुंच गई। अब उनका अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की ऐश बार्टी से होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अफवाह फैलाने वाले देश विरोधी वेबसाइटों और यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी। मुझे खुशी इस बात की है, दुनिया भर के बड़े बड़े देशों ने भी उसका संज्ञान लिया है। स्वयं यूट्यूब ने भी आगे आकर उनको बंद करने के लिए कार्रवाई की है। पंजाब में सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार पर हुई ईडी की छापेमारी पर सियासी घमासान जारी है। एक दिन पहले 12 अलग अलग ठिकानों पर करीब 23 घंटे तक चले छापों में 10 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त की गई, जिनमें 8 करोड़ रुपए सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह के 2 अलग अलग ठिकानों से बरामद करने का दावा किया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें निशाने पर ले लिया। अभी तो 111 दिन के लिए चन्नी साहब सीएम थे। अगर 5 साल के लिए सीएम रह जाते तो कितने करोड़ रुपए बरामद होते। हालांकि सीएम चन्नी ने एक बार फिर ईडी के छापों को पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश करार दिया। जब भी दिल्ली पंजाब ते चढ़ के आई है तो पंजाब ने हमेशा जवाब दिता है, इस बार भी पंजाब उसी तरह जवाब देगा। वहीं ईडी के सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान मोहाली की जिस कंपनी में पैसों के संदिग्ध लेन देन का पता चला है, उसमें रेत माफिया के साथ ही सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह भी एक डायरेक्टर हैं। नक्सलियों की मदद के आरोपी कारोबारी कोलकाता से पकड़े गए। एनआईए ने नक्सलियों को फंडिंग के आरोप में कोलकाता से महेश अग्रवाल नाम के कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत 350 रुपए तय कर दी। इससे पहले ये खबरें मिल रही थीं कि कुछ निजी अस्पताल इस टेस्ट के लिए ज्यादा पैसे ले रहे हैं। बिहार के बेतिया में गंडक नदी में एक नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हो गए। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड से कोरोना की सभी बंदिशें हटाने का फैसला लिया। कोरोना के मामले घटने की वजह से यह फैसला लिया गया। अब वहां लोगों को 27 जनवरी से मास्क पहनने और कोरोना पास की जरूरत नहीं होगी। महाराष्ट्र नगर पंचायत चुनाव में 106 में 97 के नतीजे आ गए, जिसमें 27 सीटें एनसीपी और 24 सीटें बीजेपी को मिली। इसके अलावा कांग्रेस को 22 और शिवसेना को 17 सीट मिली। नौसेना ने आईएनएस रणवीर में हुए धमाके की जांच के आदेश दे दिए। एक दिन पहले मुंबई में हुए इस हादसे में 3 नौसैनिक शहीद हो गए थे, जबकि 11 जवान बुरी तरह घायल हो गए थे। और बताया गया कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त युद्धपोत में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। तभी इसके एसी कंपार्टमेंट में गैस भरने के दौरान अचानक धमाका हो गया, जिसमें 3 नौसैनिक शहीद हो गए। एसी के गैस की रिफिलिंग हो रही थी, तभी एक घटना घटी है। तभी इस ब्लास्ट की वजह से 3 सेलर की मौत हो चुकी है, 11 सेलर पूरी से घायल हैं। शुरुआती जांच के बाद नौसेना ने इस हादसे के पीछे कोई साजिश होने से इनकार कर दिया, लेकिन आईएनएस रणवीर में हुए धमाके की असल वजह पता करने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया गया, क्योंकि 1986 में नौसेना में शामिल हुआ यह युद्धपोत रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है और ऑपरेशन के वक्त इस युद्धपोत पर 30 अधिकारी और 310 नौसैनिक तैनात रहते हैं। इसके साथ ही ये युद्धपोत कई मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियारों से भी लैस है। यही वजह रही कि मुंबई में मौजूद नौसेना के 3 अधिकारियों ने हादसे की तुरंत जांच शुरू कर दी, जबकि दिल्ली से नौसेना के 3 बड़े अधिकारी भी जांच में शामिल होने के लिए मुंबई रवाना हो गए। ये जांच टीम इस बात का पता लगाएगी कि धमाका तकनीकी कमी की वजह से हुआ या फिर मानवीय भूल थी।
पंजाब में बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के बीच सीटों पर सहमति बनने की खबर है। सूत्र बता रहे हैं कि सीट बंटवारे के इस नए फॉर्मूले में बीजेपी पंजाब की 117 सीटों में 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को 38 से 40 सीटें दी जा सकती हैं। इसके अलावा सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त को 10 से 12 सीटें दी जा सकती हैं, जबकि बैंस ब्रदर्स की लोक इंसाफ पार्टी 2 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम की टीम ने 15 अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया। बताया गया कि यह कार्रवाई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत की गई, जिसके लिए प्रशासन की टीम पूरे दल बदल के साथ वहां पहुंची और उसने एक एक कर इन अवैध मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। इस काम के लिए खुदाई करने वाली मशीन का इस्तेमाल किया गया। अवैध निर्माण को तोड़ने की इस कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन नगर निगम की टीम के आगे उनकी एक नहीं चली। 8-10 लोगों को लेके जाओ, सामान निकाल। प्रशासन के सख्त रुख को देखते हुए बाकी लोगों ने मकान छोड़ने में ही भलाई समझी और वो अपना बोरिया बिस्तर गाड़ियों पर लाद कर वहाँ से चलते बने, जबकि कुछ लोग रेहड़ी पर अपना सामान ले जाते दिखे। बताया गया कि इस कार्रवाई से पहले लोगों को इन मकानों को खाली करने की सूचना दी गई थी, लेकिन जब लोगों ने खुद से सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ा तो प्रशासन को ये कार्रवाई करनी पड़ी। बिहार के पटना से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ बदमाशों ने एक गहनों के कारोबारी को गोली मार दी, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद घटना से गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए वहां रास्ता जाम कर दिया और भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने बीच सड़क पर आगजनी भी की। सड़क को जाम कर गुस्साई भीड़ ने प्रशासन के खिलाफ खूब नारे लगाए। भीड़ को काबू में करने के लिए वहां पुलिस भी पहुंची और उसने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनकी एक न सुनी और वो पुलिस से बहस करने लगे। लोगों ने बताया कि उनके इलाके में दिन दहाड़े लूट और डकैती की घटनाएं हो रही हैं और आरोप लगाया कि इस घटना में भी बदमाशों ने लूट की कोशिश की। ऐसा लग रहा है देखने में कि लूट का मामला है ये। बाहर को सामान भी छितराया हुआ था। इस बीच जिस शख्स को गोली मारी गई उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने, यहां तक कि भारत की एयर इंडिया ने भी अमेरिका के कुछ हवाई अड्डों पर अपने विमान उड़ाने से मना कर दिया। एयरलाइंस ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में ही विमान चलाने से हाथ खड़े कर दिए। फसाद की जड़ है अमेरिका में शुरू होने वाली एक खास 5G मोबाइल सर्विस। अमेरिका की 2 बड़ी टेलीकम्युनिकेशंस कंपनियां AT&T और वेराइजन वहां 5G सर्विस के खास वर्जन को शुरू करने की तैयारी में है। हमारे यहाँ 4G है, वहां 5G का नया वर्जन शुरू हो रहा है। वैसे तो दोनों कंपनियों को अमेरिका में ये 5G सर्विस पिछले साल दिसंबर में शुरू करनी थी, लेकिन तभी से एयरलाइंस ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी वजह से वहां नई 5G सेवा शुरू करने का प्लान 2 बार टालना पड़ा, लेकिन अभी जब फिर से 5G शुरू करने का वक्त आया तो भारत की एयर इंडिया, UAE की एमिरेट्स, आना और जापान एयरलाइंस ने अमेरिका में कुछ जगहों पर अपनी उड़ानें रद्द करने का ऐलान कर दिया। एयर इंडिया ने तो साफ कहा कि वो दिल्ली एयरपोर्ट से सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के रूट पर अपनी सेवा ही रोक देगी। वहीं एमिरेट्स ने कहा कि वो अमेरिका के बॉस्टन, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, मायामी और सियाटल जैसे 9 बड़े हवाई अड्डों तक जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर देगी। अना और जापान एयरलाइंस ने भी अपनी कुछ फ्लाइट कैंसिल करने की जानकारी दी। मतलब कि वो 5G मोबाइल नेटवर्क, जिसे 21वीं सदी की दुनिया का बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है, जिस पर दुनिया के बड़े बड़े देशों ने बहुत बड़ा दांव लगाया हुआ है, उससे अमेरिका में हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनियां दहशत में हैं। एयरलाइंस का दावा है कि अमेरिका के हवाई अड्डों के पास 5G नेटवर्क शुरू करने का मतलब है आ बैल मुझे मार। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। इससे उड़ानें तो रद्द होंगी ही, लोगों की जान पर भी बन सकती है। लेकिन एयरलाइंस अमेरिका में 5G से इतना डरी हुई क्यों है? तो अमेरिका में जो नई हाई स्पीड 5G सर्विस शुरू करने की तैयारी है, वो कोई मामूली 5G तकनीक नहीं है, वो है सी बैंड 5G। सी बैंड 5G रेडियो स्पेक्ट्रम पर 3.7 गीगाहर्ट्ज, 3.7 गीगाहर्ट्ज से करीब 4.0 गीगाहर्ट्ज, 3.7 से 4 गीगाहर्ट्ज के बीच का सेगमेंट है। हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनियों की दिक्कत इसी सेगमेंट से है। उनका दावा है कि सी बैंड 5G नेटवर्क का रेडियो स्पेक्ट्रम जिस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, उसी फ्रीक्वेंसी पर हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाला डिवाइस रेडार अल्टीमीटर भी काम करता है। रेडार अल्टीमीटर हवाई जहाज का बहुत अहम इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि पूरी उड़ान के दौरान इस्तेमाल होता है। रेडार अल्टीमीटर से ही नीचे जमीन और ऊपर आसमान से उड़ते हवाई जहाज के बीच का जो फासला है वो नापा जाता है। खासतौर पर जब विजिबिलिटी बहुत खराब होती है, सामने साफ नहीं दिखता, तब रेडार अल्टीमीटर पायलट का खेवनहार साबित होता है।
रेडार ऑल्टीमीटर की बदौलत ही पायलट विमान को सुरक्षित जमीन पर लैंड करा पाता है। इस अहम काम को करने के लिए रेडार ऑल्टीमीटर रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करता है। वो ये देखता है कि विमान से रेडियो वेव्स कितनी देर में जमीन तक गईं, फिर वहां से बाउंस होकर कितनी देर में वापस ऊपर आई। इस कैलकुलेशन के आधार पर रेडार ऑल्टीमीटर बिल्कुल सटीक रीडिंग देता है, लेकिन यह सब करने के लिए उसे रेडियो स्पेक्ट्रम का खाली पैच चाहिए होता है। इसी वजह से एयरलाइंस का दावा है कि क्योंकि सी बैंड 5G और रेडार ऑल्टीमीटर लगभग एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, इसलिए 5G के एंटेना रेडार ऑल्टीमीटर के लिए परेशानी पैदा करेंगे और वो गलत रीडिंग दे देगा। दावा है कि रेडार ऑल्टीमीटर की गलत रीडिंग सैकड़ों लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। इसकी वजह से पहले एक हादसा भी हो चुका है। रेडार ऑल्टीमीटर की गलत रीडिंग की वजह से 2009 में टर्किश एयरलाइंस का एक विमान लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। मतलब इतनी दिक्कतें हैं। इसी वजह से हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनियों का कहना है कि अगर एयरपोर्ट्स के पास ये सी बैंड 5G सर्विस शुरू हुई तो रोजाना 1000 उड़ानों को दिक्कत आएगी। मतलब कि उनका तो भट्टा बैठ जाएगा। और अगर हवाई जहाजों के उड़ने में रोड़ा आया तो फिर तो पूरी दुनिया डोलने लगी, बड़े से बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी। ऐसे में जब एयरलाइंस ने अमेरिका में कुछ जगहों पर अपने विमान उड़ाने से ही मना कर दिया तो मामले को सुलझाने के लिए खुद व्हाइट हाउस को उतरना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका की दोनों टेलीकम्युनिकेशंस कंपनियों ने ऐलान किया कि वो अमेरिका के मुख्य हवाई अड्डों के पास लगे टावरों में फिलहाल नई 5G सर्विस एक्टिवेट नहीं करेंगे। मतलब तीसरी बार उनका प्लान टल गया। हालांकि टेलीकॉम इंडस्ट्री का साफ कहना है कि एयरलाइंस का डर बिल्कुल बेतुका है। उनकी 5G सर्विस से हवाई जहाज के रेडार ऑल्टीमीटर में कोई परेशानी नहीं आएगी। वहीं अमेरिका की बाकी जगहों पर नई 5G सर्विस शुरू होगी और 90% से ज्यादा टावर एक्टिवेट हो जाएंगे। अमेरिका में यह मामला इतना बढ़ गया है कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनकी सरकार एयरलाइंस और टेलीकॉम कंपनियों के साथ बात कर रही है ताकि जल्द ही इस मसले का हल निकले। अलवर मामले में एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर घटना को रिक्रिएट किया। अलवर के तिजारापुरिया पर लहूलुहान हालत में मिली मुकबदिर लड़की के मामले में जांच के लिए एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और घटना को रिक्रिएट किया। मामले की सीबीआई जांच से पहले अलवर पुलिस इसकी दुर्घटना के तौर पर जांच कर रही है। झारखंड के गोड्डा जिले में कोयला तस्करी करने वाले लगभग 200 लोगों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सीआईएसएफ के जवानों ने हवा में फायरिंग की। ये लोग मालगाड़ी रोककर कोयला चोरी कर रहे थे और सीआईएसएफ जवानों ने जब मना किया तो उन पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सीआईएसएफ ने हवाई फायरिंग की। मुंबई के दादर स्टेशन पर एक टीसी ने चलती लोकल में चढ़ रहे एक आदमी को पटरी पर गिरने से बचा लिया। ड्यूटी के दौरान नागेंद्र मिश्रा नाम के टिकट एग्जामिनर ने एक यात्री को चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की जगह में गिरते हुए देखा, जिसके बाद नागेंद्र तेजी से आगे बढ़े और नीचे गिर रहे आदमी को पकड़कर बाहर खींच लिया, जिससे उनकी जान बाल-बाल बच गई। अरुणाचल प्रदेश में जम्बो से मिगिंग की ओर जा रहा एक ट्रक खाई में गिर गया। हादसे के बाद सेना के जवानों की मदद से सभी लोगों का रेस्क्यू किया गया। बिहार के नवादा में किराना दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान दुकान में रखा एक सिलेंडर भी धमाके के साथ फट गया, जिससे कई लोगों को चोट आई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने नशे के इंजेक्शन बेच रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से नशे के 50 इंजेक्शन भी बरामद किए। यात्रियों को ले जा रही एक एसी बस में अचानक आग लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से झुलस गया। बताया गया कि बस में यह आग एसी का कंप्रेसर फटने से लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी बस को अपनी जद में ले लिया। बीच सड़क लपटों में घिरी इस बस को देखकर वहां से गुजर रहा हर शख्स खौफ से भर गया, जिनमें कुछ तो आग बुझाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बताया गया कि यह बस यात्रियों को लेकर सूरत से सौराष्ट्र जा रही थी, तभी रास्ते में एसी का कंप्रेसर फटने से उसमें आग लग गई, जिसने पहले बस के अगले हिस्से को अपनी गिरफ्त में लिया और फिर कुछ ही मिनटों में पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। बस से उठने वाला काला धुआं भी पूरे इलाके में फैल गया। आनंद फानन में वहां से गुजर रहे ट्रैफिक को रोक दिया गया, मगर कुछ लोग अपनी जान पर खेलकर बस में फंसे लोगों की मदद करते दिखे। ये घटना एक फ्लाईओवर के नीचे हुई, जिसे देखने के लिए सड़क के नीचे और फ्लाईओवर के ऊपर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से इस घटना का वीडियो भी बनाया। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक यात्री की जान बाल-बाल बच गई। और ये घटना प्लेटफॉर्म पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि कंधे पर बैग टांगे एक यात्री ने चलती लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, मगर पैर फिसलने की वजह से वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया और ट्रेन के साथ घिसटने लगा। ये देख टिकट चेक कर रहा एक रेलवे कर्मचारी फौरन हरकत में आया
और उसने एक दूसरे आदमी की मदद से इस यात्री को प्लेटफॉर्म की तरफ खींचकर उसकी जान बचा ली। बताया गया कि इस घटना में उस यात्री को चोट आई, जिसे लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद जांच की गई तो पता चला कि इस बैग में कुछ नहीं था, लेकिन इसी महीने की 14 तारीख को गाजीपुर फूल मंडी से एक लावारिस बैग में बम बरामद हुआ था। और यही वजह रही कि त्रिलोकपुरी इलाके में मेट्रो पिलर के नजदीक 2 लावारिस बैग मिलने की खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। तुरंत बम निरोधक दस्ते के साथ डॉग स्क्वाड की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उन बैग की जांच शुरू कर दी गई। लावारिस बैग मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। तब तक ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। आसपास के कई लोग वहां जुट गए। इस बीच जांच में पता चला कि उन बैग में ऐसा कुछ नहीं था जिससे नुकसान हो सके। लैपटॉप है और उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है। इस बात की जानकारी जैसे ही इलाके के लोगों को हुई, उन्होंने राहत की सांस ली। नालंदा में पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पुलिस ने गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। पुलिस ने इस बीच 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक तेंदुए के शिकार करने का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में देर रात तक तेंदुआ बीच सड़क पर एक खरगोश का शिकार करता दिख रहा है, जिसका वीडियो पास से गुजर रहे कार सवार ने बना लिया। मुंबई के गोरेगांव में क्राइम ब्रांच ने वैक्सीन के दोनों डोज लगने का फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस दौरान क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के उमरिया में एंटी माफिया अभियान के तहत पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर के मकान को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। आरोप है कि शीतल कोल नाम के बदमाश ने यह मकान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया था। यूपी के अयोध्या में 2 अजगर मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम की मदद से दोनों अजगरों को काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। दिल्ली के मोती नगर में सरेआम चपटमारी की वारदात को अंजाम देने वाले पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली स्कूटी और लूटे गए मोबाइल बरामद किए। एसबीआई समेत कई बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए लेकर लंदन भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या के सिर पर अब बेघर होने की तलवार लटक रही है। लंदन हाईकोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा, जिसके बाद उन्हें सेंट्रल लंदन में बना अपना आलीशान मकान खाली करना पड़ सकता है। असल में भगोड़े विजय माल्या की कंपनी रोज कैपिटल वेंचर्स ने स्विस बैंक यूबीएस से 2 करोड़ 4 लाख पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 207 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था और उसके बदले सेंट्रल लंदन का अपना करोड़ों की कीमत का मकान गिरवी रखवाया था। मई 2019 में कोर्ट ने माल्या के लिए 30 अप्रैल 2020 तक कर्ज चुकाने की समय सीमा तय की थी और तब तक उन्हें मकान अपने पास रखने का अधिकार दिया गया था। लेकिन वो डेडलाइन निकल गई और माल्या ने बैंक को कर्ज चुकाया नहीं। मगर कोरोना की वजह से ऐसे खास नियम लागू थे कि बैंक विजय माल्या से अप्रैल 2021 तक मकान खाली नहीं करवा सकता था। इसलिए जैसे ही वो तारीख बीती, बैंक पिछले साल अक्टूबर में मकान खाली कराने का ऑर्डर पाने के लिए अदालत पहुंच गया। विरोध जताने के लिए विजय माल्या ने भी कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी और उससे ऑर्डर पर स्टे मांगा। माल्या ने स्टे पाने के लिए आधार यह बताया कि वो तो बैंक का कर्ज चुकाना चाहते हैं, लेकिन बैंक ने ऐसी शर्तें लगा दी हैं कि वो अपने फैमिली ट्रस्ट के फंड से उसका लोन चुका ही नहीं पा रहे। लेकिन अब लंदन हाईकोर्ट की चांसरी डिवीजन ने विजय माल्या के खिलाफ फैसला सुनाया। उसने माल्या की अर्जी ठुकरा दी और कहा कि लोन चुकाने के लिए उन्हें और समय देने का कोई आधार नहीं है, जिसका मतलब यह है कि विजय माल्या लंदन में बेघर हो सकते हैं। देश से भागने के बाद से ही माल्या लंदन में रह रहे हैं, लेकिन वहां भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बताया गया कि लंदन में विजय माल्या के पास एक से बढ़कर एक कई महंगी प्रॉपर्टी है और अभी अदालत ने जिस मकान को खाली करने का फैसला सुनाया उसकी कीमत भी करोड़ों पाउंड में। वो मकान लंदन के बेहद पॉश इलाके में आता है। लंदन की लग्जरी बिल्डिंग कॉर्नवॉल टेरेस में बने विजय माल्या के 18-19 पते वाले अपार्टमेंट के सामने ही लंदन का मशहूर रीजेंट्स पार्क दिखता है। वहीं दुनिया भर की मशहूर हस्तियों के मोम के पुतलों वाले म्यूजियम मैडम तुसॉ में भी माल्या का मकान कुछ मिनट की दूरी पर है। वहां से भी बताया गया कि माल्या के लंदन के इस घर में उनकी 95 साल की मां रहती।